विद्रोह की छवियाँ। हम इस विद्रोहियों की गतिविधियों और उन पर किए गए दमन के तरीकों के बारे में किस तरह जान सकते हैं। जैसा कि हम पीछे देख चुके हैं, विद्रोहियों की सोच के बारे में हमारे पास बहुत कम दस्तावेज मौजूद है। हमारे पास विद्रोहियों की कुछ घोषणाएं, अधिसूचनाएं तथा नेताओं के पत्र हैं, लेकिन अब हम ज़्यादातर इतिहासकार अंग्रेज़ों द्वारा लिखे गए दस्तावेजों की रोशनी में ही विद्रोहियों की कार्रवाइयों पर चर्चा करते आ रहे हैं। यह तो है ही कि इस बारे में सरकारी ब्यौरों की कमी नहीं है। औपनिवेशिक प्रशासन और फौजी अपनी चिट्ठियों, डायरियों, आत्मकथाओं और सरकारी इतिहासों में अपने अपने ब्यौरे दर्ज कर गए हैं। असंख्य मेमो और नोट्स, परिस्थितियों के आकलन पर विभिन्न रिपोर्टों के जरिए भी हम सरकारी सोच और अंग्रेज़ों के बदलते रवैयों की समझ सकते हैं। आज इनमें से बहुत सारे दस्तावेजों को सैनिक विद्रोह रिकॉर्ड्स पर केंद्रित खंडों में संकलित किया जा चुका है। ये दस्तावेज हमें अफसरों के भीतर मौजूद भय और बेचैनी तथा विद्रोहियों के बारे में उनकी सोच का पता देते हैं। ब्रिटिश अखबारों और पत्रिकाओं में इस विद्रोह की जो कहानियाँ छपी, उनमें सैनिक विद्रोहियों द्वारा की गई हिंसा को बड़े लोमहर्षक शब्दों में छापा जाता था। ये कहानियाँ जनता की भावनाओं को भड़काती थीं तथा प्रतिशोध और सबक सिखाने की मांगों को हवा देती थीं। अंग्रेज़ों और भारतीयों द्वारा तैयार की गई तस्वीरें सैनिक विद्रोह का एक महत्वपूर्ण रिकॉर्ड रही हैं। इस विद्रोह के बारे में कई चित्र, पेंसिल से बने रेखांकन, उत्कीर्ण चित्र, पोस्टर, कार्टून और बाजार प्रिंट उपलब्ध हैं। आइए उनमें से कुछ को देखें और जानें कि वे हमें क्या बताते हैं। रक्षकों का अभिनंदन। अंग्रेज़ों द्वारा बनाई गई तस्वीरों को देखने पर हमें तरह तरह की भावनाएं और प्रतिक्रिया पैदा होती हैं। उनमें से कुछ में अंग्रेज़ों को बचाने और विद्रोहियों को कुचलने वाले अंग्रेज़ नायकों का गुणगान किया गया है। 1859 में थॉमस जोन्स बार्कर द्वारा बनाया गया चित्र रिलीफ ऑफ लखनऊ, लखनऊ की राहत, इसी श्रेणी का एक उदाहरण है। जब विद्रोही टुकड़ियों ने लखनऊ पर घेरा डाल दिया तो लखनऊ के कमिश्नर हेनरी लॉरेंस ने ईसाइयों को इकट्ठा किया और बेहद सुरक्षित रेजिडेंसी में पनाह ले ली। बाद में लॉरेंस तो मारा गया, किंतु कर्नल इंग्लिश के नेतृत्व में रेजिडेंसी सुरक्षित रहा। 25 सितंबर को जेम्स ऑट्रम और हेनरी हेवलॉक वहां पहुंचे। उन्होंने विद्रोहियों को तितर-बितर कर दिया और ब्रिटिश टुकड़ियों को नई मजबूती दी। 20 दिन बाद भारत में ब्रिटिश टुकड़ियों का नया कमांडर कॉलिन कैंपबेल भारी तादाद में सेना लेकर वहां पहुंचा और उसने ब्रिटिश रक्षक सेना को घेरे से छुड़ाया। अंग्रेज़ों के बयानों में लखनऊ की घेरेबंदी, उत्तरजीविता, बहादुराना प्रतिरोध और ब्रिटिश सत्ता की निर्विवाद विजय की कहानी बन गई। चित्र 10, द रिलीफ ऑफ लखनऊ, चित्रकार थॉमस जोन्स बार्कर, 1859। इसमें घोड़े पे सवार अंग्रेज दिखाई कुछ दे रहे हैं और कुछ घोड़े के बगल में हैं। पीछे कुछ हाथी भी हैं और बहुत सारे लोगों का हुजूम है, जिनमें से कुछ लोग गिरे हुए दिख रहे हैं। शायद ये भारतीय हैं जिन्हें अंग्रेज़ों ने मारा है। बार्कर की पेंटिंग कैंपबेल के आगमन के क्षण का जश्न मनाती है। कैनवस के मध्य में कैंपबेल, ऑट्रम और हेवलॉक, इन 3 ब्रिटिश नायकों की छवियां हैं। इनके इर्द गिर्द खड़े लोगों के हाथों को देखने पर दर्शक की निगाह चित्र के मध्य की तरफ चली जाती है। ये नायक एक ऐसे स्थान पर खड़े हैं जहां काफ़ी उजाला है, जिनके अगले हिस्से में परछाई और पिछले तरफ टूटा फूटा रेजिडेंसी दिखाई देता है। चित्र के अगले भाग में पड़े शव और घायल इस घेरेबंदी के दौरान हुई मारकाट की गवाही देते हैं, जबकि मध्य भाग में घोड़ों की विजयी तस्वीरें इस तथ्य पर जोर देती हैं कि अब ब्रिटिश सत्ता और नियंत्रण बहाल हो चुका है। इस तरह के चित्रों से अंग्रेज जनता में अपनी सरकार के प्रति भरोसा पैदा होता था। इन चित्रों से उन्हें लगता था कि संकट की घड़ी जा चुकी है और विद्रोह खत्म हो चुका है, अंग्रेज जीत चुके हैं। हेडिंग: अंग्रेज औरतें तथा ब्रिटेन की प्रतिष्ठा।
अखबारों में छपी खबरों का जनता की कल्पना और मनोदशा पर भारी असर होता है। वे घटनाओं के बारे में लोगों की भावनाओं और सोच को तय करती हैं। भारत ने औरतों और बच्चों के साथ हुई हिंसा की कहानियों को पढ़कर ब्रिटेन की जनता प्रतिशोध और सबक सिखाने की मांग करने लगी। अंग्रेज अपनी सरकार से मासूम औरतों की इज्जत बचाने और निसहाय बच्चों की को सुरक्षा प्रदान करने की मांग करने लगे। कलाकारों ने सदमे और पीड़ा की अपनी चित्रात्मक अभिव्यक्तियों के जरिए इन भावनाओं को आकार प्रदान किया। जोसेफ नोएल पेटन ने सैनिक विद्रोह के 2 साल बाद इन मेमोरियम स्मृति में चित्र 11 बनाई। इस चित्र में अंग्रेज औरतें और बच्चे एक घेरे में एक दूसरे से लिपटे दिखाई देते हैं। वे लाचार और मासूम दिख रहे हैं, मानो एक भयानक घड़ी की आशंका में हैं। चित्र 11 इन मेमोरियम, चित्रकार जोसेफ नोएल पेटन, 1859। चित्र में अंग्रेज महिलाएं और 2 बच्चे बच्चियां दिखाई दे रही हैं जो एक दूसरे से लिपटे हुए हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि उनके चेहरे पे किसी दुख की लकीर है। चित्र 12 कानपुर में सिपाहियों से अपनी रक्षा करती मिस व्हीलर। चित्र में एक महिला बंदूक से गोली मार रही है, जो एक सिपाही या फिर कोई व्यक्ति जो तलवार लिए है गिर रहा है। पीछे से कोई हमला करता हुआ दिखाई देता है और 2 लोग नीचे पड़े हुए हैं। वे अपनी बेइज्जती, हिंसा और मृत्यु का इंतजार कर रहे हैं। इन मेमोरियम में भीषण हिंसा नहीं दिखती, उसकी तरफ सिर्फ एक इशारा है। यह दर्शक की कल्पना को झिझोड़ती है और उसमें गुस्से और बेचैनी का भाव पैदा करती है। इसमें विद्रोहियों को हिंसक और बर्बर बताया गया है, हालांकि वे चित्र में अदृश्य हैं। पृष्ठभूमि में आप ब्रिटिश टुकड़ियों को रक्षक के तौर पर आगे बढ़ते देख सकते हैं। कुछ अन्य रेखा चित्रों व पेंटिंग्स में हमें औरतें अलग तेवर में दिखाई देती हैं। इनमें वे विद्रोहियों के हमले से अपना बचाव करती हुई नजर आती हैं। उन्हें वीरता की मूर्ति के रूप में दर्शाया गया है। चित्र 12 में मिस व्हीलर मध्य में दृढ़तापूर्वक खड़ी हैं। वह अकेले ही विद्रोहियों को मौत की नींद सुलाते हुए अपनी इज्जत की रक्षा करती हैं। तमाम ब्रिटिश चित्रों की तरह यहाँ भी विद्रोहियों को दानवों के रूप में दर्शाया गया है। यहाँ 4 कद्दावर आदमी हाथों में तलवारें और बंदूक लिए एक अकेली औरत के ऊपर हमला कर रहे हैं। यहाँ इज्जत और जिंदगी की रक्षा के लिए औरतों के संघर्ष की आड़ में दरअसल एक गहरे धार्मिक विचार को प्रस्तुत किया गया है। यह ईसाईयत की रक्षा का संघर्ष है। चित्र में धरती पर पड़ी किताब बाइबल है। चित्र 13 जस्टिस, न्याय, पंच, 12 सितंबर 1857। चित्र के नीचे पट्टी पर लिखा है, कानपुर में हुए भीषण जनसंहार के समाचार ने समूचे इंग्लैंड में प्रतिशोध की गहरी चाह और भयानक अपमान का भाव पैदा कर दिया है। चित्र में एक महिला कुछ लिए हुए है जिस पे तराजू का निशान दिखाई दे रहा है और दूसरे हाथ में तलवार है और बहुत सारे लोग जमीन पे पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, अर्थात इसने मार दिया है सबको। प्रतिशोध और सबक। जैसे जैसे ब्रिटेन में गुस्से और सख्ते का माहौल बनता गया, बदले की मांग बुलंद होती गई। विद्रोह के बारे में प्रकाशित चित्रों एवं खबरों ने ऐसा माहौल रच दिया जिनमें हिंसक दमन और प्रतिशोध को लाजमी और वाजिब माना जाने लगा। माहौल ऐसा था मानो न्याय के मूल्यों की रक्षा के लिए ब्रिटिश प्रतिष्ठा और सत्ता को दी जा रही चुनौती को निर्ममता से कुचलना जरूरी था। विद्रोह से आतंकित अंग्रेजों को लगता था कि उन्हें अपनी अपराजयता का प्रदर्शन करना ही चाहिए। ऐसे ही एक तस्वीर 13 में हमें न्याय की एक रूपकात्मक स्त्री छवि दिखाई देती है, जिसमें एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में ढाल है। उसकी मुद्रा आक्रामक है, उसके चेहरे पर भयानक गुस्सा और बदला लेने की तड़प दिखाई देती है। वह सिपाहियों को अपने पैरों तले कुचल रही है, जबकि भारतीय औरतों और बच्चों की भीड़ भय से कांप रही है। इनके अलावा भी ब्रिटिश प्रेस में असंख्य दूसरी तस्वीरें और कार्टून थे जो निर्मम दमन और हिंसक प्रतिशोध की जरूरत पर जोर दे रहे थे।
चित्र 14। चित्र के नीचे पट्टी पर लिखा है, बंगाल टाइगर से ब्रिटिश शेर का प्रतिशोध, पंच 1857। लाइन लिखी हुई है इंग्लिश में, द ब्रिटिश लायंस वेंगियंस ऑन द बंगाल टाइगर। एक शेर चीते पर हमला करते हुए दिखाई दे रहा है। तस्वीर से क्या सोच निकलती है? शेर और चीते की तस्वीरों के माध्यम से क्या कहने का प्रयास किया गया है? औरत और बच्चे की तस्वीर क्या दर्शाती है? इस चित्र में चीता दिखाई दे रहा है कि वह महिला और बच्चे पे हमला कर रहा है और शेर चीते पे हमला कर रहा है, अर्थात भारतीय अंग्रेजी महिलाओं पर आक्रमण कर रहे हैं और अंग्रेज आके उन पे हमला कर देते हैं। चित्र 15। एग्जीक्यूशन ऑफ म्यूटिनियर्स एट पेशावर, ब्लोइंग फ्रॉम द गन्स। पेशावर में विद्रोहियों को मृत्यु दंड तोप से उड़ाते हुए। इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज 3 अक्टूबर 1857। यहाँ मृत्यु दंड का एक दृश्य एक नाटक के रंगमंच जैसा दिखाई देता है। निर्मम सत्ता का नाट्य मंचन। पूरे दृश्य पर वर्दियों में सजे घुड़सवार, सैनिक और सिपाही हावी दिखाई देते हैं। उन्हें अपने साथी सिपाहियों की मृत्यु का दृश्य देखना है और विद्रोह के भयानक परिणामों को महसूस करना है। चित्र 16। एग्जीक्यूशन ऑफ म्यूटिनियर्स एट पेशावर, पेशावर में विद्रोहियों को मृत्युदंड। इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज 3 अक्टूबर 1857। मृत्युदंड के इस दृश्य में 12 विद्रोही एक कतार में लटके हुए हैं और चारों तरफ तोपें तैनात हैं। यह सामान्य दंड का दृश्य नहीं है, यह दहशत का प्रदर्शन है। लोगों को यह एहसास कराने की कोशिश की जा रही है कि सजा किसी बंद जगह पर नहीं बल्कि लोगों के बीच भी दी जा सकती है। उसे खुले में नाटकीय ढंग से प्रस्तुत करना जरूरी था। दहशत का प्रदर्शन, प्रतिशोध और सबक सिखाने की चाह इस बात से भी प्रतिबिंबित होती है कि विद्रोहियों को कितने निर्मम ढंग से मौत के घाट उतारा गया। उन्हें तोपों के मुहाने पर बांध कर उड़ा दिया गया या फांसी पर लटका दिया गया। इन सजाओं की तस्वीरें आम पत्र पत्रिकाओं के जरिए दूर दूर तक पहुंच रही थीं। दया के लिए कोई जगह नहीं। जब प्रतिशोध के लिए ही शोर मच रहा हो, ऐसे समय पर नर्म सुझाव मजाक का पात्र बनकर ही रह जाते हैं। जब गवर्नर जनरल कैनिंग ने ऐलान किया कि नरमी और दया भाव से सिपाहियों की वफादारी हासिल करने में मदद मिलेगी, तो ब्रिटिश प्रेस में उसका मजाक उड़ाया गया। चित्र 17। द क्लेमेंसी ऑफ कैनिंग, कैनिंग का दया भाव, पंच 24 अक्टूबर 1857। नीचे की पट्टी, गवर्नर जनरल, बिल्कुल सही। फिर वे उसे घिनौनी बंदूकों से नहीं उड़ाएंगे बशर्ते वो एक अच्छा सिपाही बनने का वादा करें। हास्यपरक व्यंग्य की ब्रिटिश पत्रिका पंच के पन्नों में प्रकाशित कर कार्टून में कैनिंग को एक भव्य नेक बुजुर्ग के रूप में दर्शाया गया। उसका हाथ एक सिपाही के सिर पर है जो अभी भी नंगी तलवार और कटार लिए हुए है और दोनों से खून टपक रहा है। चित्र 17। यह एक बार ऐसी छवि थी जो उस समय की बहुत सारी ब्रिटिश तस्वीरों में बार बार सामने आती थी। राष्ट्रवादी दृश्य कल्पना। 20वीं सदी में राष्ट्रवादी आंदोलन को 1857 के घटनाक्रम से प्रेरणा मिल रही थी। इस विद्रोह के इर्द गिर्द राष्ट्रवादी कल्पना का एक विस्तृत दृश्य जगत बुन दिया गया था। इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में याद किया जा रहा था, जिसमें देश के हर तबके के लोगों ने साम्राज्यवादी शासन के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। चित्र 18। फिल्मों और पोस्टरों ने रानी लक्ष्मीबाई की छवि को एक मर्दाना योद्धा के रूप में स्थापित करने में मदद की। इतिहास लेखन की तरह कला और साहित्य ने भी 1857 की स्मृति को जीवित रखने में योगदान दिया। विद्रोह के नेताओं को ऐसे नायकों के रूप में पेश किया जाता था जो देश को रणस्थल की तरफ ले जा रहे हैं। उन्हें लोगों को दमनकारी साम्राज्यवादी शासन के खिलाफ उत्तेजित करते चित्रित किया जाता था। एक हाथ में घोड़े की रास और दूसरे हाथ में तलवार थामे अपनी मातृभूमि की मुक्ति के लिए लड़ाई लड़ने वाली झांसी की रानी के शौर्य का गौरवगान करते हुए
कविताएं लिखी गईं। रानी झांसी को एक ऐसी मर्दाना शख्सियत के रूप में चित्रित किया जाता था जो दुश्मनों का पीछा करते हुए और ब्रिटिश सिपाहियों को मौत की नींद सुलाते हुए आगे बढ़ रही हैं। देश के विभिन्न भागों में बच्चे सुभद्रा कुमार चौहान की इन पंक्तियों को पढ़ते हुए बड़े हो रहे थे। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। यूपी बोर्ड में अभी भी ये कविता पढ़ाया जाता है, हिंदी की किताब में है। सुभद्रा कुमारी चौहान ने इसे लिखा है। लोक छवियों में रानी लक्ष्मीबाई को प्रायः फौजी पोशाक में घोड़े पर सवार और एक हाथ में तलवार लिए दिखाया जाता है। अन्याय और विदेशी शासन के दृढ़ प्रतिरोध का प्रतीक। इन तस्वीरों से पता चलता है कि उन्हें बनाने वाले चित्रकार इन घटनाओं को कैसे देखते थे, उनके एहसास क्या थे और वे क्या कहना चाहते थे। इन चित्रों और कार्टूनों के माध्यम से हम उस जनता के बारे में जान सकते हैं जो उन चित्रों की तारीफ या आलोचना करती थी, उनकी नकलों की खरीद पर घरों में सजाती थी। ये तस्वीरें केवल अपने समय की भावनाओं और एहसासों को ही प्रतिबिंबित नहीं कर रही थीं, उन्होंने संवेदनाओं को भी शक्ल दी। ब्रिटेन में छप रहे चित्रों में उत्तेजित वहाँ की जनता विद्रोहियों को भयानक बर्बरता के साथ कुचल डालने के लिए आवाज़ उठा रही थी। दूसरी तरफ भारतीय राष्ट्रवादी चित्र हमारी राष्ट्रवादी कल्पना को निर्धारित करने में मदद कर रहे थे। चर्चा कीजिए। इस भाग में दिए गए प्रत्येक चित्र में के विभिन्न तत्वों की जांच कीजिए और चर्चा कीजिए कि उनके जरिए आपको कलाकार की सोच और को पहचानने में कैसे मदद मिलती है। काल रेखा। 1801 अवध में वेलेस्ली द्वारा सहायक संधि लागू की गई। 1856 नवाब वाजिद अली शाह को गद्दी से हटाया गया। अवध का अधिग्रहण। 1856-57 अंग्रेजों द्वारा अवध में एक मुफ्त लगान बंदोबस्त लागू। 1857 10 मई मेरठ में सैनिक विद्रोह। 11-12 मई दिल्ली रक्षक सेना में विद्रोह। बहादुर शाह सांकेतिक नेतृत्व स्वीकार करते हैं। 20-27 मई अलीगढ़, इटावा, मैनपुरी, एटा में सिपाही विद्रोह। 30 मई लखनऊ में विद्रोह। मई जून सैनिक विद्रोह का एक व्यापक जन विद्रोह में बदल जाता है। 30 जून चिन्हाट के युद्ध में अंग्रेजों की हार होती है। 25 सितंबर हैवलॉक और ऑटरम के नेतृत्व में अंग्रेजों की टुकड़ियां लखनऊ रेजिडेंसी में दाखिल होती हैं। 1858 जून युद्ध में रानी झांसी की मृत्यु। जुलाई युद्ध में शाहमल की मृत्यु। चित्र 19 विद्रोहियों के चेहरे। इसमें चित्र बनाए हुए हैं जिन्हें विद्रोही माना गया है। इसके साथ ही 11वां अध्याय विद्रोही और राज समाप्त होता है। मिलेंगे आपसे अगले अध्याय में। धन्यवाद।